दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पूजा कश्यप स्वागत करती हूं आपका सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम हर रोज द हिंदू न्यूज़पेपर का एक इन डेप्थ एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं। शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली न्यूज़ से। तो पहला न्यूज़ है हमारा, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर प्रॉमिसेस टू लुक इनटू फॉरेस्ट क्लियरेंस फॉर 72,000 करोड़ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। तो अगर आप रेगुलरली न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको ये आइडिया होगा कि अंडमान एंड निकोबार का जो ग्रेट निकोबार वाला आइलैंड का पार्ट है, वहाँ पर एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। और इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तहत एक पोर्ट बनाया जाएगा, एयरपोर्ट बनाया जाएगा और बहुत सारी अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स किए जाएंगे। तो अब अगर वैसे सुनने में तो ये प्रोजेक्ट जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, उसकी टूरिज्म पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए। लेकिन कंसर्न की बात वहाँ आ जाती है जब हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर पर्सपेक्टिव हम देखते हैं इसका, तो वो बहुत डेंजरस चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। दूसरी तरफ ही अगर हम बात करते हैं ट्राइबल पॉपुलेशन की, तो बहुत सारे ऐसे ट्राइबल पॉपुलेशन हैं जो अंडमान एंड निकोबार, स्पेसिफिकली अगर हम ग्रेट निकोबार आइलैंड्स की बात करते हैं तो वहाँ एक ट्राइब है शॉम्पेन ट्राइब, जो कि एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। और ये शॉम्पेन ट्राइब जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेट निकोबार के ही एक हिस्से में पाया जाता है, और वो भी कुछ बहुत कम ही इंडिविजुअल्स हैं, कुछ 100-200 के करीब लोग हैं जो इस कम्युनिटी के बचे हुए हैं, जिनको कि डिस्प्लेस होने की संभावना जिनकी बहुत ज़्यादा है अगर हम इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ जो न्यूज़ है वो कह रहा है कि द यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री विल बी लुकिंग इनटू द फॉरेस्ट क्लियरेंस पेपर वर्क फॉर द 72,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑन द ग्रेट निकोबार आइलैंड दैट द एनडीए गवर्नमेंट हैज़ बीन पुशिंग फॉर एंड अकॉर्डिंगली डिटरमाइन द नेक्स्ट स्टेप्स। द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है involves developing a transshipment port, an international airport, township development and a 450 MVA gas and solar based power plant on the island. The project area is expected to cover over 130 square kilometer of pristine forest, and an expert committee has accorded environmental clearance, one of the mandatory prerequisites. आपको पता होगा कि किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट को अगर किसी ऐसे एरिया में हम करवाते हैं, डेवलप करवाते हैं या प्रपोज करते हैं जहां पर कि इन्वायरमेंट जो है वो बहुत प्रिस्टीन है, तो ऐसे एरियाज के लिए एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्लियरेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है, या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, जो कि किस बारे में बात करता है, तो वो एनालाइज करता है कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंटल जो कंसर्न्स है उससे किस हद तक हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इम्पैक्ट होगा। और इस प्रोजेक्ट को वही इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो मिल चुका है, जो कि एक एक्सपर्ट कमिटी ने दिया है। द गवर्नमेंट टोल्ड द पार्लियामेंट इन अगस्त 2023 that 9.6 lakh trees would likely to be cut for it, and compensatory forestation for the loss of this unique rainforest ecosystem had been planned, but in Haryana, thousands of kilometers away and in a vastly different ecological zone. तो क्या होता है कि अगर कोई आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों को काटते हैं तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपको उसके बदले में भी पेड़ लगाने पड़ते हैं। तो ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है जिसको प्रपोज किया गया है, तो करीब करीब 9.6 लाख ट्रीज जो है वो इसके लिए कट किए जाएंगे। यू कांट इवन इमेजिन द अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट इट विल हैव ऑन आवर इकोसिस्टम। और ये जो ट्रीज को कट किया जाएगा, इनका जो अगर हम इकोसिस्टम की बात करें कि ये कैसा इकोसिस्टम में बिलोंग करते हैं, तो ये एक यूनिक रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम को बिलोंग करते हैं। यानी हमारा जो ग्रेट निकोबार है वो एक रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, लेकिन जो प्लानिंग की गई है कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन की, वो कहाँ की गई है, तो वो हरियाणा में की गई है। और हरियाणा और अंडमान एंड निकोबार दोनों के ही इकोसिस्टम्स बिल्कुल अलग अलग हैं। तो a total of 7.114 square kilometer of tribal reserve forest land where the Shompen, a particularly vulnerable tribal group, resides, is also expected to be used for this project, with the government insisting that they will not be relocated because of this
वर्क, कि गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जो शॉम्पेन ट्राइब है इनका जो एरिया हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं इस वजह से इनको रीएलोकेट तो या रीलोकेट तो नहीं किया जाएगा। ठीक है। Latest available government data from the FRA implementation reports of February 2024 showed that 50,26,801 FRA claims had been received, of which 34.9% have been rejected and 15.5% remain pending for disposal। ये आपको याद करना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये डेटा जो है वो ये दिखाता है कि इतने सारे कंप्लेंट्स जो हैं वो इस चीज़ से रिलेटेड, जो फॉरेस्ट रिजर्व अमेंडमेंट या फॉरेस्ट अमेंडमेंट है हमारा, उससे रिलेटेड जो है वो कंप्लेंट्स जो है वो गवर्नमेंट के पास है। तो FRA रिपोर्ट्स ऑल्सो शोड दैट द अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन has neither recognized nor granted ownership of any forest land across the union territory to local tribes people under FRA, a requisite step under the forest conservation rules before stage 1 clearance which was granted in October 2022। तो ये जो FRA का रिपोर्ट्स है वो ये भी दिखाता है कि ये जो रूल्स हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2017, इसके तहत जो लोकल ट्राइब्स हैं उनको ओनरशिप एलोकेट करनी है। FRA क्या है? तो फॉरेस्ट राइट एक्ट, ठीक है, जिसके तहत जो ओनरशिप होती है फॉरेस्ट की वो जो वहाँ के लोकल कम्युनिटी होती है उनको दी जाती है। तो अब जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स हैं 2017 के, उसके तहत लोकल ट्राइब्स को कोई भी ओनरशिप अभी तक एलोकेट नहीं किया गया है और ये एक रिक्विजिट स्टेप है अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स स्टेज 1 क्लियरेंस को देने से पहले। लेकिन स्टेज 1 क्लियरेंस जो है वो मिल गया है, लेकिन तब पर भी यहाँ पर ये जो ग्रांटेड ओनरशिप है या जो ओनरशिप है वो उनको नहीं मिली है। तो अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है वो कहाँ है। इससे रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछ चुका है यूपीएससी ने। तो Great Nicobar is the southernmost and the largest of the Nicobar Islands, a sparsely inhabited 910 square kilometer patch of mainly tropical rainforest in the southeastern Bay of Bengal। और इसका इंडिया का जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, वो यहाँ पर लोकेटेड है, is located 90 nautical miles or around 170 kilometers from Sabang at the northern tip of Sumatra, the largest island of Indonesia archipelago। यानी जो इंडोनेशिया का सबसे नीचे वाला पॉइंट है और हमारा जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 170 किलोमीटर्स के लगभग है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कंसिस्ट ऑफ 836 आइलैंड्स divided into two groups known as the Andaman Islands and the Nicobar Islands, separated by the 10-degree channel which is 150 kilometers wide। Great Nicobar has two national parks। यहाँ पे दो national parks located है, एक biosphere reserve located है। Small populations of the Shompen, Onge, Andamanese and Nicobarese tribal people and a few thousand tribal settlers। तो ये चीज़ें, ये डिटेल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम के लिए। कई बार आपको पैराग्राफ दे देता है और फिर अलग अलग ऑप्शंस दिए रहते हैं नेशनल पार्क्स के या आइलैंड्स के, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो जो स्टेटमेंट है या वो जो पैराग्राफ है वो कौन सी जगह के बारे में बात कर रहा है। और ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो अब ये जो प्रोजेक्ट है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, उससे रिलेटेड क्या क्या कंसर्न्स है। तो पहला कंसर्न जो है हमारा वो है थ्रेट टू आइलैंड इकोलॉजी, कि वहाँ पर जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसको थ्रेट पहुँचेगा, क्योंकि बहुत सारे पेड़ों को वहाँ पे काट दिया जाएगा। तो पेड़ जब कटेंगे, जब फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन होगा, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो बाकी फ्लोरा एंड फौना है वो भी उससे इम्पैक्ट होगा। दूसरा है इम्पैक्ट ऑन द इंडिजिनस पीपल, जो शॉम्पेन ट्राइब वहाँ पे रहते हैं और जो अलग अलग ट्राइब्स रहते हैं उनको कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट का खतरा महसूस होता है। और लास्ट है सेस्मिक कंसर्न्स। मेनी एक्सपर्ट्स हैव हाइलाइटेड दैट द प्रपोज्ड पोर्ट इज इन अ seismically volatile zone which experienced a permanent subsidence of about 15 feet during the 2004 सुनामी। कि 2004 में इंडिया में जो सुनामी आया था
उसमें ये जो एरिया है जहाँ पर ये पोर्ट डेवलप करने की बात की जा रही है, उस एरिया जो था, वो जो एरिया था वो सबसाइड कर गया था करीब करीब 15 किलोमीटर से। यानी ये जो पूरा एरिया है ये सेस्मिकली एक्टिव जोन है या सेस्मिकली सेंसिटिव जोन है, यानी कि यहाँ पे अर्थक्वेक्स वगैरह आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे सेस्मिक कंसर्न्स भी हैं। ये देखिए, ये मैप देख लीजिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का। ये हमारा अंडमान आइलैंड्स है जिसमें कि तीन पार्ट्स हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और लोअर अंडमान। और ये हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड्स है जिसमें कि कार निकोबार और ये बाकी सारे निकोबार आइलैंड्स में ये जो सदर्न मोस्ट आइलैंड है ये हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड है। यानी पूरा का पूरा निकोबार आइलैंड्स इम्पैक्ट नहीं होगा, ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है उससे पूरा का पूरा निकोबार आइलैंड्स इम्पैक्ट नहीं होगा, बल्कि ये जो ग्रेट निकोबार वाला हिस्सा है ये इम्पैक्ट होगा। तो अब हमारे मन में सवाल ये उठता है कि जब इससे रिलेटेड इतने कंसर्न्स हैं तो फिर गवर्नमेंट क्यों जो है वो ये करने की कोशिश कर रही है। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होगा तो उससे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो है वो होगा। सेकंड है यहाँ पर सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक रीजंस कि ये जो हमारा पॉइंट है ये इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, जो ट्राइबल पीपल है वहाँ पर अगर उनके जगह पे नॉर्मल लोग भी वहाँ रहना स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ की पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए वो एरिया और ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर से हमारी कंट्री में खतरे की आशंका जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। ये ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है जिसमें कि एक नेशनल पार्क जो है वो है गलाथिया नेशनल पार्क, और ये गलाथिया नेशनल पार्क जो है वो एडवर्सली इम्पैक्ट होगा अगर ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है वो बना तो ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, जो सबसे निकोबार आइलैंड्स का सबसे छोटा वाला सबसे नीचे वाला पार्ट, उसमें दो नेशनल पार्क्स हैं, कैम्पबेल नेशनल पार्क और गलाथिया नेशनल पार्क। और ये कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में लाई करते हैं, तो ये ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में लाई करते हैं। और ये जो गलाथिया नेशनल पार्क है ये इंडिया के जायंट लेदरबैक टर्टल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जायंट लेदरबैक टर्टल। एंड देयर आर हाई चांसेस कि अगर हम जो है ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को ऐसे ही डेवलप करते हैं जिस फॉर्म में अभी इसको प्रपोज किया गया है, तो इनका जो ब्रीडिंग है ग्रेट लेदरबैक टर्टल का, जायंट लेदरबैक टर्टल्स का, इनकी ब्रीडिंग कहीं ना कहीं एडवर्सली इम्पैक्ट होगी। तो अब क्योंकि ये आइलैंड जो है वो न्यूज़ में है, तो आपका जो काम है वो ये है कि कैम्पबेल नेशनल पार्क कौन कौन सी जो फ्लोरा फोना उसमें पाए जाते हैं, प्लस गलाथिया नेशनल पार्क उसमें कौन कौन सा फ्लोरा फोना वगैरह पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो गलाथिया नेशनल पार्क के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये 110 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है। 1992 में इसको एक नेशनल पार्क बनाया गया था और ये ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है जिसमें कि कैम्पबेल बे नेशनल पार्क भी आता है, जो कि सेपरेटेड है एक 12 किलोमीटर के बफर जोन से, यानी दोनों के बीच में 12 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। उसके बाद इट इज द प्राइम नेस्टिंग हैबिटेट ऑफ द निकोबार मेगापॉड एंड पॉसिबली द एरिया ऑफ अदर एंडेमिक स्पीशीज टू। तो कौन कौन सा फौना यहाँ पर पाया जाता है, तो क्रैब ईटिंग मकाक्स, जायंट लेदरबैक टर्टल्स, निकोबार ट्री श्रूज, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, मॉनिटर लिजर्ड्स, पाम किविट्स, मलायन बॉक्स टर्टल्स एंड पाइथन्स। इसके अलावा यहाँ पे बर्ड्स भी बहुत सारे पाए जाते हैं जिसमें कि मेगापॉड, ग्रीन इंपीरियल पिजन, निकोबार पिजन, निकोबार श्रब फाउल, एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट और फ्रूट बैट एट्सेट्रा। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको कोशिश करनी है कि जो कैम्पबेल नेशनल पार्क है उसके बारे में भी आप डिटेल्स पढ़िए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये कहता है कि इंडस्ट्री सीक्स रीथिंक ऑन चाइनीज कर्व्स एंड हाई इंपोर्ट टैरिफ्स। तो क्या हुआ था कि अभी कुछ टाइम पहले जो चाइना से हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते थे अपने क्रिटिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए,
उन पे टैरिफ्स को इंक्रीज कर दिया गया था ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को हम बूस्ट कर सकें। तो अभी जो हमारी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, इनकी एक रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से जो इंडस्ट्री है वो चाहती है कि अब इन टैरिफ्स को हम कम कर दें, खास करके जो चाइनीज़ वियतनामीज़ प्रोडक्ट्स पर लगाए गए हैं, ताकि इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए जो क्रिटिकल इम्पोर्ट्स हैं वो एडिक्वेट प्राइस पे, रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल हो। तो इंडियन इंडस्ट्री हैज़ अर्ज्ड द गवर्नमेंट टू रीविजिट इट्स restrictions on investment inflows and the movement of skilled personnel from China and slash high import duties on electronic components, as they have made the Indian electronic goods globally uncompetitive vis-a-vis rivals such as Vietnam and China, rather than boosting the localization of critical inputs। कि इंडस्ट्री का कहना है कि हमारा गोल क्या था कि हम डोमेस्टिक इनपुट्स को और ज़्यादा बूस्ट करें, लेकिन यहाँ पर हो उल्टा रहा है। हम अभी भी जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बना रहे हैं, उसके लिए हम उसका जो इक्विपमेंट्स है वो बाहर से ही इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना से ही इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हाई टैरिफ्स की वजह से, क्योंकि हमें ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ता है, तो अल्टीमेटली हम उसको सेल भी ज़्यादा प्राइस पे करते हैं, और जब सेल ज़्यादा प्राइस पे करते हैं तो बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में जो हमारा गुड है वो अनकॉम्पिटिटिव नज़र आता है। So warning that the production linked incentive scheme for large scale electronics manufacturing introduced in April 2020 to offset some cost disadvantages may soon lose its effectiveness in the face of tariff induced cost. Industry players have flagged that the 4 to 6% fiscal support under PLI is grossly inadequate to negate the overall disability as compared to China and Vietnam। तब यहाँ पर एक स्कीम की बात हो रही है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। और ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, ये कहता है कि जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, गवर्नमेंट वैसे वैसे करके आपको इंसेंटिव देगी। और ये अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, इन सब अलग अलग सेक्टर्स में दिया गया है। तो लेकिन इंडस्ट्री का कहना है कि जो भी इंसेंटिव आप हमें दे रहे हैं वो उतना भी एडिक्वेटली सफिशिएंट नहीं है जितना कि नुकसान हमें हो रहा है। तो इन अ रिपोर्ट ऑन डेवलपिंग इंडिया एज द मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सब असेंबलीज, the Confederation of Indian Industry has outlined critical actions required to transition India's electronic sector ecosystem from an import-dependent assembly-led manufacturing to component-level value-added manufacturing। ठीक है? On the restrictions imposed in 2020 on FDI from countries sharing land borders with India, the report said the move aimed at preventing predatory acquisitions during the pandemic has now outlived its utility and must be reconsidered with adequate guardrails। तो 2020 में एक अमेंडमेंट आया था हमारे FDI रूल्स में, जिसके हिसाब से जो भी कंट्रीज इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर करती हैं उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे वहाँ की FDI पे। और ये क्यों किया गया था? ताकि पैंडेमिक के दौरान हमारी कंपनीज को कोई ओवरटेक ना कर ले या उनको अक्वायर ना कर ले, प्रेडेटरी एक्विजिशन को प्रिवेंट करने के लिए। तो अब जो इंडस्ट्री है उनका कहना यही है कि ये चीज़ हुई थी 2020 में और अब आ गया है 2024, पैंडेमिक इज लॉन्ग गॉन। तो कहीं ना कहीं अब इसका जो यूटिलिटी है इस रेस्ट्रिक्शन की वो खत्म हो चुकी है। ठीक है? इंडिया शुड अडॉप्ट अ नॉन रेस्ट्रिक्टिव अप्रोच टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट्स, कॉम्पोनेंट इंपोर्ट्स, ओपननेस towards technology transfer in deficient areas, ease of inward movement of skilled manpower and ease of non-trade tariffs। की क्या क्या steps हमें लेने चाहिए उस बारे में ये बात कर रहा है। तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इस चीज़ को हम यूज़ कहाँ करेंगे। प्री में तो इससे रिलेटेड कुछ पूछेगा नहीं, बिल्कुल सही, प्री में आपको इससे रिलेटेड नहीं पूछेगा, भले ही आपको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से रिलेटेड सवाल पूछ ले, जो FDI रूल्स में अमेंडमेंट हुआ था उससे रिलेटेड सवाल पूछ ले, बट इस रिपोर्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन मेंस में ये जो चीज़ें हैं कि इंडिया अपने ट्रेड को और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कैसे बना सकता है, इंडिया अपने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कैसे बना सकता है, ये रिकमेंडेशंस आपको उसमें काम आ सकती हैं। तो इन एन इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड, नो कंट्री कैन एस्पायर टू प्रोड्यूस ऑल कॉम्पोनेंट्स फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड द राइट बैलेंस बिटवीन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स
is the recipe for long-term industrial sustenance, the report argued. India's components demand is largely metro imports from China, and short-term strategies are likely to have an adverse impact on the potential expansion of domestic manufacturing. तो इंडिया जो है, किसी भी, यहाँ बात यही हो रही है कि कोई भी कंट्री अगर चाहती है कि किसी भी सेक्टर को हम पूरी तरीके से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे निर्भर करा करके उसको हम डेवलप कर सकते हैं, तो प्रेजेंट सिचुएशन में इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और इंडिया जो है वो अपने इंपोर्ट्स के लिए लार्जली कहाँ रिलाई करती है, तो चाइना पे रिलाई करती है। और शॉर्ट टर्म जो ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं वो एक एडवर्स इम्पैक्ट दे सकती हैं इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर। So India's import duties on 118 electronic related tariff lines range from 0 to 27.5%, with the largest number of components falling in the 10 to 15% range, burdening the manufacturing costs. About 42.7% of the electronic imports pass through under zero tariff. The remaining 52.8% are subjected to various levels of tariffs, but largely over 10%. ठीक है, तो ये बस बेसिकली इंडिया क्या इंपोर्ट ड्यूटीज लगाता है अपने इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स पर, उस बारे में यहाँ जो है वो बात हो रही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पर। तो अगला न्यूज है, आफ्टर ईयर्स रशिया अप्रूव्स ड्राफ्ट लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट टू बी साइंड विद इंडिया। बहुत टाइम से इंडिया और रशिया जो है वो एक अग्रीमेंट साइन करने की कोशिश कर रहे थे, जिसका नाम है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट। मिलिट्री अग्रीमेंट है एक तरीके का, जहां पर कि इंडिया और रशिया जो है वो एक दूसरे के जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, जैसे फ्यूएलिंग स्टेशंस वगैरह, बेसेस वगैरह, उसको यूज कर सकते हैं अपने मिलिट्री पर्पसेस के लिए। तो आफ्टर बीइंग हेल्ड अप फॉर सेवरल इयर्स, द इंडिया रशिया म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट इज रेडी फॉर कंक्लूजन, with Russia approving the draft agreement over the past week. The agreement will simplify military to military exchanges for exercises, training, port calls and humanitarian assistance and disaster relief efforts. It is similar to a series of such agreements that India has signed with several countries, beginning with the US in 2016. US के साथ ये जो हमारा military exchange agreement है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये आप मुझे comments में बताइएगा। So the conclusion of the reciprocal exchange of logistics agreement has been delayed for several years, and official sources said that this was the same agreement which has now been approved by the Russian side and has to be designed by both sides before it can become effective. The agreement, as and when concluded, will be valid for 5 years and will be renewed automatically unless either party notifies the other of its desire to terminate it. Defense cooperation is a major pillar of the India-Russia strategic partnership and is guided by the agreement on military technical cooperation. तो अब ये agreement exactly है क्या? ये जो रेलॉस या रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट है, ये exactly है क्या, इस बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। तो ये जो रिलॉस है या रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट, ये एक स्ट्रेटेजिक पैक्ट है एम्ड एट एनहांसिंग मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, जो कि अलाउ करता है आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड रशिया को टू एक्सेस ईच अदर्स बेसिस फॉर लॉजिस्टिकल सपोर्ट, जो हमें लॉजिस्टिक्स में सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, इंक्लूडिंग रिफ्यूएलिंग, सप्लाईज एंड मेंटेनेंस। कि अगर कभी ऐसा होता है कि हम किसी और कंट्री के साथ, मान लीजिए हम वॉर पे हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, और वो जो उस टाइम पे हमें एक पोर्ट की ज़रूरत है, एक बेस की ज़रूरत है, जहाँ पर कि हमारे जो टैंकर्स हैं या हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको रीफ्यूल किया जा सके, तो ये तब हो पाता है या तो वो अपनी कंट्री में हम कर सकते हैं या किसी ऐसी कंट्री में कर सकते हैं जहाँ के बेसिस को यूज़ करने की हमें परमिशन हो। तो ऐसे पर्पसेस के लिए इन अग्रीमेंट्स को यूज़ किया जाता है। तो द agreement for the decade from 2021 to 2031 was signed during the inaugural meeting of the India-Russia 2+2 dialogue held in December 2021. The cooperation involves interaction between the troops and also addresses issues of the supply and development of weapons and military equipment, the Russian Ministry of Defense explained. ये जो है वो आर्म्ड फोर्सेस के बीच है। एक सिमिलर अग्रीमेंट जो है वो इंडियन नेवी और रशियन नेवी के बीच में भी एक्सपेक्टेड है इन द कमिंग टाइम्स। ठीक है,
अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पर। यह है पुष्पक, इसरोज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल क्लियर्स टेस्ट। तो एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो ये है कि इंडिया का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जिसका नाम की पुष्पक रखा गया है, हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि हमारा जो पुष्पक विमान था जो रामायण में यूज हुआ था या रामायण में जिसका जिक्र देखा जाता है, उसी के ऊपर इसका नाम रखा गया है पुष्पक। और ये एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है और इसके थर्ड टेस्ट में, मतलब इसका जो थर्ड टेस्ट है वो भी क्लियर हो गया है। तो सक्सेसिव टेस्ट होते हैं ताकि कोई भी जो एयरक्राफ्ट है या स्पेसक्राफ्ट है वो यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस बात को वो डेमोन्स्ट्रेट करता है। तो ये जो पुष्पक है ये एक आरएलवी है, आरएलवी यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। तो जनरली जो स्पेसक्राफ्ट्स होते हैं, रॉकेट्स होते हैं, वो जो सैटेलाइट को लेकर के जाते हैं स्पेस में, उसके बाद सैटेलाइट को वहां पर प्लेस करते हैं, जहां भी उनको प्लेस करना है वहां प्लेस करते हैं। उसके बाद वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और एटमॉस्फेयर में या सी में कहीं पे जाकर के या तो वो स्पेस में ही रह जाते हैं, लेकिन अगर स्पेस के ग्रेविटी से बाहर निकलकर वो अर्थ की ग्रेविटी में आकर के डिसइंटीग्रेट होते हैं तो कहीं ओशंस में उनकी डेब्रीज जो है वो पाई जाती है। बट रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो होता है वो डिसइंटीग्रेट नहीं करता है, वो जा करके सैटेलाइट को ऑर्बिट में प्लेस करता है और उसके बाद वैसे ही अर्थ पर रिटर्न कर जाता है ताकि फ्यूचर में उसको दोबारा से यूज किया जा सके। और पहली बार जो है इंडिया ऐसी कैपेबिलिटी जो है वो डेवलप कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया फर्स्ट कंट्री है, बट इंडिया में पहली बार ये जो कैपेबिलिटी है वो डेवलप की जा रही है। पहले भी ऐसा हो चुका है, यूएस के पास ऐसा जो स्पेसक्राफ्ट है वो रह चुका है। तो इसरो सक्सेसफुली कंप्लीटेड द थर्ड रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट RLV-LEX at the Aeronautical Test Range in Chitradurg, Karnataka on 23rd June 2024. The space agency said that this mission simulated the approach and landing interface and high-speed landing conditions for a vehicle returning from space, reaffirming its expertise in acquiring the most critical technologies required for development of an RLV. The ISRO has said that the landing experiment used sensors such as an inertial sensor, radar altimeter, flush air data system and नाविक। कि कौन कौन सी चीजें इसमें यूज हुई हैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको दिमाग में रखना चाहिए, खास करके इसका नाम, क्योंकि इसके बारे में हम जनरली सुनते हैं। तो जो हमारा पुष्पक है उसने नाविक को भी यूज किया है, ठीक है। Notably, the Landing Experiment 3 mission reused the winged body and flight systems from the LEX-2 mission without any modification, demonstrating the robustness of ISRO's capability to design to reuse flight systems. तो अब ये exactly है क्या, इसके features क्या हैं उसको थोड़ा सा समझते हैं। So the Pushpak is a winged vehicle equipped with aerodynamic surfaces that enable the controlled flight ड्यूरिंग री एंट्री इनटू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। कि जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो स्पेसक्राफ्ट वापस आता है, वो लॉन्च व्हीकल वापस आता है, तो कंट्रोल्ड कंडीशंस में अगर आएगा तो वो सीधा सीधा धरती पर लैंड कर जाएगा। लेकिन अनकंट्रोलेबल कंडीशंस में अगर ये आता है तो वो डिसइंटीग्रेट करके टूट जाता है, ठीक है। The RLV is designed to autonomously land on a designated runway after completing its mission in space, thereby demonstrating India's capability in autonomous space vehicle landing. It is equipped with sophisticated navigation, control and landing gear systems that allow it to autonomously navigate and land on a predefined runway। कि पहले से डिफाइंड रहेगा, पहले से डेजिग्नेटेड रहेगा कौन से रनवे पे लैंड करना है और उस हिसाब से इसके नेविगेशन सिस्टम्स को कॉन्फ़िगर किया जाएगा और ये उसको आइडेंटिफाई करके वहां लॉन्च कर लेगा। तो द पुष्पक सर्व्स एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड फॉर सेवरल कटिंग एज टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग हाइपरसोनिक फ्लाइट कैपेबिलिटीज, ऑटोनोमस लैंडिंग सिस्टम्स, पावर्ड क्रूज फ्लाइट और हीट रेजिस्टेंट मटेरियल्स फॉर एटमॉस्फेरिक री एंट्री प्रोटेक्शन। ठीक है, कि अगर एटमॉस्फेयर में री एंट्री करनी है तो उसके लिए डिफरेंट मटेरियल्स यूज करना पड़ेगा, तभी जा करके जो है वो हीट को रेजिस्ट कर पाएगा। तो ये 4 कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं जो अगर पुष्पक हमारा सक्सेसफुली हम उसको लॉन्च कर पाते हैं तो इन 4 चीजों के बारे में वो सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर सकेगा।
नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारा वो है न्यू रिसर्च हेराल्ड्स ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस विद जस्ट अ ड्रॉप ऑफ ब्लड। और ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का जो खतरा है फीमेल्स में, इंडियन फीमेल्स में, खास करके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो फीमेल्स रहती हैं इंक्लूडिंग इंडिया, उनमें बहुत हद तक बढ़ता जा रहा है। और इसका जो टेस्ट होता है वो प्रोसीजर इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि जो फीमेल्स हैं वो उसको करवाना नहीं चाहती। तो अब एक नया टेस्ट जो है वो डेवलप हुआ है जो सिर्फ एक ड्रॉप ऑफ ब्लड से ये बता सकेगा कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं। तो साइंटिस्ट एट द CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी in association with the clinicians of regional cancer center in Thiruvananthapuram have identified a potentially cost-effective and non-invasive method to detect various kinds of breast cancer from just a drop of blood. Most of the cellular processes in a body are regulated by miRNA molecules, which are 23 to 25 base small non-coding RNA molecules. तो आरएनए एक तरीके का आरएनए होता है mRNA, जो कि मोस्ट ऑफ द सेलुलर प्रोसेसेस में को रेगुलेट करता है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ mRNAs इन्वॉल्व in the regulation of the initiation and progression of breast cancer holds great promise for the development of molecular tools for early diagnosis and prognosis. The scientists explained that cancer cells shed DNA or RNA into the circulation called circulating nucleic acids, and tumor specific genetic changes including DNA or RNA and proteins which are detectable in plasma or other body fluids of cancer patients to identify the earlier stages of cancer development. कि जब किसी इंसान की बॉडी में कैंसर फैलने लगता है तो उसका जो डीएनए और आरएनए है या जो कैंसर सेल्स हैं वो डीएनए और आरएनए को शेड करती हैं कहाँ पर, तो सर्कुलेटिंग न्यूक्लिक एसिड्स के रूप में उसको शेड करती हैं और कुछ ट्यूमर स्पेसिफिक चेंजेस देखने को मिलते हैं डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स में, जो कि हमारे प्लाज्मा और अदर बॉडी फ्लूइड्स में डिटेक्ट हो सकते हैं। बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल द आइडेंटिफाइड बायोमार्कर्स क्या होते हैं, तो जो किसी भी डिजीज इन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए एक पर्टिकुलर मार्कर जो यूज होता है, जो हमारी बॉडी का हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं बायोमार्कर, could be made into liquid biopsy system that might prove to be a boon for developing countries as cancer could be detected from just one drop of blood. Affordable, quick and robust early detection protocols for breast cancer diagnosis using miRNAs could strengthen the healthcare system majorly because breast cancer is a hidden epidemic in the third world countries, with most rural women in India and elsewhere reluctant to go for a physical examination. The discovery of biomarkers has become essential for early detection, classification and monitoring of cancer, and it holds the key to cure this scourge and reduces the economic burden of the family in particular and society in general. कि ये जो टूल है कि एक सिर्फ एक खून की एक बूंद से इस चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, अचीवमेंट है, खास करके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है लोगों की, खास करके रूरल एरियाज़ में, वो उतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन डिजीज़ तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन देख के आता नहीं है, डिजीज़ किसी को भी हो सकता है। इस वजह से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के रूप में सामने आता है। तो अब हम आते हैं अपने एडिटोरियल्स की तरफ। तो पहला एडिटोरियल है क्रिएट द स्पेस फॉर गवर्नेंस विथ अ ग्रीन हार्ट। तो यहाँ बात हो रही है कि धीरे धीरे करके हमारे कंट्री का जो ग्रीन कवर है वो घटता जा रहा है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बिगड़ता जा रहा है और अगले कुछ सालों में हम एक क्लाइमेट इमरजेंसी को फेस कर सकते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट को, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उनको स्टेप्स लेने की ज़रूरत है ताकि जो हमारा इकोसिस्टम है उसको हम अच्छे से डेवलप कर सकें और उसको हम बचा सकें। तो इंडियाज़ लीडरशिप ऑफन मेंशन्स क्लाइमेट चेंज बट एंगेजेस विथ इट मिनिमली, पर्टिकुलरली आउटसाइड सोलर एनर्जी प्रमोशन। कि जनरली जब भी हम लीडरशिप की बात करते हैं, इर्रेस्पेक्टिव की कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट है, बट
अगर क्लाइमेट चेंज की बात होती है तो वो आर्ग्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी तक ही सीमित रह जाता है। क्लाइमेट चेंज के बारे में सब बोलते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करेंगे और बहुत सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन वो जो आर्ग्यूमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी तक सीमित रह जाता है। लैक ऑफ एफर्ट्स टू रिड्यूस एमिशंस एंड इम्प्लीमेंट रिमीडियल एक्शंस, ये जो हमारा लीडरशिप है उनकी क्वालिटीज़ को दिखा रहा है। Increasing frequency and severity of natural disasters necessitate robust contingency plans and environmental preservation. सेकेंड जो आर्ग्यूमेंट यहाँ पर हमारे ऑथर्स देते हैं वो है लो ग्रीन कवर का, कि अगर हम कंपेयर करते हैं इंडिया, कनाडा और चाइना को, तो तीनों में इंडिया का जो ग्रीन कवर है पर कैपिटा, यानी एक इंसान पर कितने पेड़ हैं, वो सबसे कम है। तो अगर हम कनाडा की बात करें तो वो है 8,953, यानी एक इंसान पर 8,953 पेड़ हैं वहाँ पर। दूसरा अगर हम चाइना की बात करें तो 130, दोनों में बहुत ही स्टार्क डिफरेंस है। बट वहीं अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो सिर्फ 28 पेड़ हैं हमारे पास एक पर्सन के ऊपर, और ये एक बहुत ही स्टार्क डिफरेंस है तीनों कंट्रीज के बीच में। Recent forest conservation policy, specifically the Forest Conservation Amendment Bill 2023, was rushed through without proper debate. ऐसा इन ऑथर्स का कहना है कि ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 था, ये बहुत ही जो था कंसर्निंग बिल था, लेकिन फिर भी इसको बिना प्रॉपर डिस्कशंस के, बिना प्रॉपर डिबेट के इसको पास कर दिया गया। दूसरी चीज, दूसरा जो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ऑथर्स देते हैं वो ये है कि इंडिया की जो सिटीज हैं, खास करके हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, वो अब रहने लायक नहीं बची हैं, क्योंकि वहाँ वाटर शॉर्टेज है, एयर पोल्यूशन है, उसके बाद वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, आपको लैंडफिल्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, स्लम एरियाज बहुत ज़्यादा हैं। तो अर्बन एरियाज इन इंडिया, particularly large metropolitan cities, are described as becoming increasingly unlivable due to high pollution levels and inadequate infrastructure. Issues like water shortage, poor sewage treatment and reduction in green spaces are persistent. Smaller cities are somewhat more manageable but require timely intervention to prevent them from reaching the same crisis levels as the larger metros. कि smaller cities में अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, लेकिन adequate interventions की हमें जल्द से जल्द ज़रूरत है, ताकि उनकी सिचुएशन भी इन लार्जर मेट्रोज की तरह ना हो जाए। दूसरा यहाँ बात हो रही है हिमालयाज के डिस्ट्रक्शन की। द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज आर पर्टिकुलरली सीवियर इन द हिमालयन रीजन वेयर ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग रैपिडली, एंड दिस नॉट ओनली अफेक्ट्स द लोकल इकोसिस्टम बट ऑल्सो हैज सिग्निफिकेंट रिपरकशंस फॉर वाटर सिक्योरिटी इन नॉर्थ इंडिया। कि जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट करते जा रहे हैं, जब ग्लेशियर्स मेल्ट कर जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरे तरीके से वाटर शॉर्टेज की सिचुएशन हो जाएगी, और हिमालयाज के इकोसिस्टम को अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो ऐसा दिन ज़्यादा दूर नहीं है। नेक्स्ट यहाँ बात होती है ग्रीन वॉशिंग और पॉलिसी फेलियर्स की। तो ग्रीन वॉशिंग एग्जैक्टली होता क्या है? तो ग्रीन वॉशिंग का मतलब है कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी कंपनी जो है अपना किसी इनिशिएटिव को लॉन्च करती है और दिखाती है ऐसा कि वो इनिशिएटिव जो है वो ग्रीन पर्पसेस के लिए या इको फ्रेंडली पर्पसेस के लिए है। एक्चुअल में भले ऐसा हो या ना हो, बट उसको पोर्ट्रे इस तरीके से किया जाता है कि वो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को मिटिगेट करने के लिए है। ठीक है, तो सेवरल पॉलिसीज हैव प्रायोरिटाइज्ड कमर्शियल इंटरेस्ट ओवर जेन्युइन कंजर्वेशन एफर्ट्स। इनिशिएटिव्स लाइक ग्रीन क्रेडिट्स एंड कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, देखिए जैसे कि हमने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में भी इसके बारे में बात करी, have not effectively protected the environment, कि इनका जो एक्चुअल मोटिव है ग्रीन क्रेडिट्स का, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का, वो इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ जो ऑथर्स हैं वो कहते क्या हैं कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला इनका कहना है कि एलिवेशन ऑफ environmental impact assessment mechanism to statutory status and establishment of robust enforcement mechanisms या bodies to ensure environmental laws are upheld, कि जिसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट आर्टिकल में बताया, environmental impact assessment, कि किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी इनिशिएटिव का हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो अभी स्टैट्यूटरीली बैक्ड नहीं है, कि किसी लॉ के तहत ऐसा मैंडेटेड नहीं है कि ऐसा करना ही करना है।
इसको सबसे पहले तो स्टैट्यूटरी स्टेटस देना है। दूसरा, एनफोर्समेंट बॉडीज को और रोबस्ट बनाना है, जैसे कि एनजीटी, ताकि जो इन्वायरमेंटल लॉज हैं उनको अपहोल्ड किया जा सके। सेकेंड जो सजेशन है वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू अडॉप्ट अ जेन्युइनली ग्रीन अप्रोच टू गवर्नेंस, एम्फसाइजिंग द सर्वाइवल एंड हेल्थ ऑफ द नेशंस सिटीजन्स। कि बस करने के लिए कुछ भी कर देना नहीं है, एक जेन्युइन अप्रोच जो है ग्रीन डेवलपमेंट की तरफ हमें अपनाने की जरूरत है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एंड जेन्युइनली इफेक्टिव एनवायरमेंटल पॉलिसीज, पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी। कि हम अगर खुद पेड़ नहीं लगाएंगे, खुद पानी वेस्ट करेंगे, पानी को पोल्यूट करेंगे, तो किसी और से हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इन सब चीज़ों को ना करें। एंड रोबस्ट एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स टू एड्रेस द सीवियर एनवायरमेंटल चैलेंजेस फेसिंग इंडिया। ठीक है, अब आते हैं आज के हमारे लास्ट जो एडिटोरियल है उस पर, जो कि इंडियन रेलवेज एंड सेफ्टी चैलेंजेस। तो अगर आपने मेरा पिछला न्यूज़ एनालिसिस देखा था तो आपको पता होगा कि मैंने उसमें डिस्कस किया था कवच सिस्टम के बारे में। कवच सिस्टम जो है वो हमारा ट्रेन कोलिजन को रोकने के लिए है, प्रिवेंशन सिस्टम। तो रिसेंटली कंचनजंगा एक्सप्रेस जो है वो एक गुड्स ट्रेन के साथ कोलिजन होता है। कहाँ पर? तो रंगपानी स्टेशन के पास, जो कि वेस्ट बंगाल में है, और काफ़ी सारे लोगों की उसमें मौत हो जाती है। The recent tragic incident involving the high-speed collision with Agartala-Sialdah Kanchenjunga Express, which resulted in multiple deaths and injuries, highlights the severe consequences of safety lapses. तो अगर हम statistics की बात करते हैं, तो while fatalities and injuries have decreased, the overall safety situation still requires significant improvement. Achieving a zero fatality record should be the ultimate goal. कि भले ही जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं उनको हमने रिड्यूस करने में हम कामयाब हुए हैं, लेकिन फिर भी सेफ्टी लैप्सेस की वजह से जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनको हम अभी तक नहीं रोक पाए हैं। तो हमारा गोल क्या होना चाहिए? ज़ीरो फेटिलिटी, कि किसी भी एक इंसान की हम मौत नहीं होने देंगे। तो अब इसमें चैलेंजेस क्या क्या है? तो सबसे पहला है स्लो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ्टी सिस्टम्स लाइक कवच ड्यू टू लिमिटेड इंडस्ट्रियल कैपेसिटी एंड सपोर्ट, और दूसरा है नीड फॉर रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ कवच एंड अदर सेफ्टी टेक्नोलॉजीज। और क्या चैलेंजेस हैं? तो पहला है रिसोर्स एलोकेशन एंड इन्वेस्टमेंट। द यूनियन गवर्नमेंट सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट इन सेफ्टी, एलोकेटिंग नियरली 25% ऑफ द budget to safety measures should be effectively utilized, ensuring that the resource availability is not a hindrance to safety improvements. कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिसोर्स की कमी की वजह से हम सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओवर स्टाफिंग इन सर्टन एरियाज contrasts with acute shortages in critical safety related positions such as loco crew, train managers and signal maintainers. तो adequate balance होना चाहिए हर एक जगह पर। Addressing these vacancies is crucial for maintaining and improving safety standards. Next है use of technology and data management. Extensive use of digital data from loggers and microprocessors on locomotive can enhance safety by predicting and preventing एक्सीडेंट्स। कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को, एआई को, इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं सेफ्टी को और ज़्यादा इन्हांस करने की। कि पहले जो गलतियां हुई हैं उनसे हम कैसे सीख सकते हैं, उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड बना सकते हैं, ताकि और उसको फीड कर सकते हैं सिस्टम में, ताकि ऐसे आगे जो कोलिजन्स हैं वो ना हो। A comprehensive approach to addressing safety challenges in Indian Railways is required. This includes accelerating the deployment of safety technologies, ensuring effective use of allocated resources, balancing human resources and leveraging technology for predictive safety measures. कि predictive technology क्या होता है? तो जो हम inputs देंगे उसके हिसाब से वो हमें outputs predict करके देगा, और ऐसी technologies की ज़रूरत होती है हमारे जो सेफ्टी सिस्टम्स हैं उनको और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप सर्वोदय आईएएस के टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।